सड़क हादसा हो, रेल हादसा हो या विमान हादसा, हादसा हमेशा ही दुखदाई होता है। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं बीते कुछ सालों में बढ़ी हैं। आखिर क्यों होता है हेलीकॉप्टर क्रैश, क्या होती है इसके पीछे वजह, इस विषय पर तकनीक से बात करने के लिए हमारे साथ कबीर मलिक जी हैं, जो कि सीनियर पायलट हैं। कैप्टन कबीर मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी पंजाब केसरी पूरी टीम का और तरुण जी का स्पेशली, आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। कबीर मलिक जी, उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है, क्या वजह लगती है, क्यों हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश? देखिए, अभी जो उत्तराखंड में हादसा हुआ है हेलीकॉप्टर, वो अभी देखने में, जो अगर देखा जाए प्रथम दृष्टि से, तो मुझे ऐसा लगता है बैड वेदर का सबसे बड़ा रीज़न है जो ये हादसा हुआ है। ये बैड वेदर की वजह से जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ उस वक्त पे हेलीकॉप्टर के ज़मीन से टकराने की आवाज़ आई और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर एक आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसके अंदर सभी जो पैसेंजर्स प्लस जो उसके पायलट थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो इसका रीज़न जो लगता है पहले प्रथम दृष्टि देखने से, वो बैड वेदर ही है। बीते कुछ सालों की बात की जाए, हेलीकॉप्टर जो हादसे हैं वो क्यों होते हैं, क्यों क्रैश होता है हेलीकॉप्टर? देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ सालों में अगर आप नोटिस करोगे, हेलीकॉप्टर हादसे पिछले कुछ सालों से, मान लीजिए आप 2000 से पहले ले लीजिए या 2010 से पहले ले लीजिए, उससे और 2010 के बाद से हेलीकॉप्टर हादसे बड़े बड़े ही कम हो गए हैं। एविएशन सेक्टर के अंदर जो हादसे हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हादसा हो या वो विमान हादसा हो, वो बहुत कम हो गए हैं। उसके पीछे रीज़न है कि हमारे पास बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट्स हैं। जितने भी एयरक्राफ्ट हमारे पास हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, सबके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हमारे पास वेदर रडार्स हैं और हमारे पास रडार्स हैं, उसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे पास। और जो एयरपोर्ट के ऊपर हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, वो नई टेक्नोलॉजी की आ गई हैं। और जो पीछे मान लीजिए 2010 से पहले, 2000 से पहले, उसके पीछे रीज़न हुआ करता था कि हेलीकॉप्टर जो मशीनरी थी वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की नहीं थी, इतनी सक्षम नहीं थी। और हमारा कम्युनिकेशन भी जो था एविएशन के अंदर, जिसको हम रेडियो टेलीफोनिक आरटी बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के नहीं थे। तो अभी अगर मैं आपको एक जगह करेक्ट करना चाहूँगा कि अभी जो हादसे हैं तो वो कम है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, घटना किसी भी चीज़ के साथ कभी भी घट सकती है। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो तो एक्सीडेंट आप नहीं, किसी और की वजह से हो सकता है, इंजन बंद हो सकता है, ब्रेक फेल हो सकते हैं, सो मेनी रीजंस हो सकते हैं। उसके अंदर अगर हम किसी की कमी निकालने लग जाएं तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो हेलीकॉप्टर हादसे हैं उसके पीछे कई बार होता है कि बैड वेदर है। अब जब आप एक हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हिली एरिया में फ्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर वेदर चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता है। और फ्लैट में जो वेदर आपको पहली 300 नॉटिकल माइल पहले पता चल जाता है, 600 नॉटिकल माइल पहले के हमारे पास वेदर रडार है, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं और एटीजी भी हमें वही फ्लाइंग जोन देती है जिसके अंदर वेदर क्लियर होता है। इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि वैष्णो देवी में भी इस तरह के हादसे आए हैं। हाल ही की बात की जाए तो सीडीएस बिपिन रावत जी का भी निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ। हेलीकॉप्टर जो क्रैश होता है, क्या उसके अंदर मौसम बहुत बड़ा चैलेंज रहता है या मौसम बहुत बड़ा फैक्टर है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हेलीकॉप्टर फ्लाई करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है वेदर, क्योंकि जो हम जिस लेयर में फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटिफायर लेयर के अंदर फ्लाई करते हैं, उसके अंदर वेदर कब कितनी देर में चेंज हो जाए उसको आप कह नहीं सकते हैं। ठीक है जी। तो हेलीकॉप्टर का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वेदर के साथ होता है। और जब वेदर खराब होता है तो खराब होते हुए पता नहीं चलता हिल एरिया के अंदर कि कब कितने सेकंड में। मान लीजिए अभी जैसे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ उत्तराखंड का ही, कि इन्होंने फाटा से टेक ऑफ किया, वहाँ वेदर क्लियर था, लेकिन ऊपर जाते जाते क्लाउड फॉर्मेशन हो गई है और जब आप लैंड करने वाले तो वहाँ विजिबिलिटी कम हो गई है अचानक से। आप एज्यूम नहीं कर सकते कि वेदर जो स्काई है या वहाँ जो फॉग है, वो जहाँ हमने लैंड करना था, रनवे था, हेलीकॉप्टर स्ट्रिप जो थी वो दिखना बंद हो गई है। तो वहाँ पर थोड़ी इंक्लाइन पोजीशन में पहाड़ियाँ होती हैं,
तो जब आप उसको टेक ऑफ करने के लिए जाते हैं तो आपकी थ्रस्ट पावर भी कम हो जाती है वहाँ पर। तो ये रीज़न है कि वेदर एक बड़ा चैलेंज है हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में फ्लाई करने के लिए। आप भी विमान उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर फ्लाई करना इतना बड़ा चैलेंज है, किस तरह की आपको चैलेंज का सामना करना पड़ता है? क्या कुछ परेशानी भी होती है जब आप हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पायलट लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, वो हम हर एक वेदर के लिए और हर चीज़ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं और इसकी हमने जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की होती है, वो हमारे ट्रेनिंग टाइम में इसको हम कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो जब तक मशीनरी अगर कंप्लीटली फेल नहीं होगी, तब तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम लैंड करा सकते हैं उसको। मान लीजिए कुछ ऐसा ही डिज़ास्टर हो गया है कि मशीनरी कंप्लीटली फेल हो गई है और हमारे पास कंट्रोल्स नहीं बचे हैं उसको लैंड करने के लिए, उसको संभालने के लिए, तो फिर थोड़ा-सा डिज़ास्टर हो सकता है, ये बात है। लेकिन अगर पायलट्स का देखा जाए तो हम तैयारी बैड सिचुएशंस के लिए, बैड वेदर के लिए, एंटी क्लाइमेट वेदर्स के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हमारी ट्रेनिंग के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे प्रोसीजर के अंदर ही होती हैं। हाँ, कैप्टन साहब, जो हवा की रफ्तार है, वो जी। कितनी महत्वपूर्ण है जब आप लोग फ्लाई कर रहे हैं? देखिए, हवा की रफ्तार डिपेंड करती है कि वो किस नॉटिकल माइल पे आपके ब्लेड्स को या आपके नोज़ को अटैक कर रही है और आपकी टेल को अटैक कर रही है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो हेलीकॉप्टर जैसे ये हम उत्तराखंड में क्रैश हुआ है, ये बहुत सेफ हेलीकॉप्टर था। इसको सेफ्टी एंड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बोला जा सकता है। लॉन्ग रेंज हेलीकॉप्टर है, ये बना ही हिली एरिया में है ट्रैवल करने के लिए। ये 18,850 फीट तक की इसकी ट्रैवलिंग क्षमता है, ये ट्रैवल जा सकता है और मिनिमम अगर देखा जाए हमारे जो ये वाला ज़ोन है उत्तराखंड वाला, तो इसकी हाइट मैक्सिमम 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 फीट तक की जाएगी और इसके अंदर ये एप्रोप्रिएट है फ्लाई करने के लिए। इसमें अगर हर कंडीशन, ये ऑल कंडीशन वेदर हेलीकॉप्टर है, ये फ्लाई कर सकता है। लेकिन इसका जो एक्सीडेंट का रीजन है वो एयर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लैंडिंग के वक्त जब इसको लैंड करना था, तब विजिबिलिटी और फॉगी वेदर होने की वजह से मेरे को जो लगता है, जो अभी तक हमने स्टडी किया है, जो सामने आया है, उस वजह से इसका ये जो है हादसा हुआ है। हाँ, कैप्टन साहब, देखा गया है कि जब भी हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, 4 में से 3 बार ऐसी ऐसी कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर इंजन फेल की वजह से क्रैश हो गया। इंजन फेल क्यों होता है? क्या जो चालक है, वो हेलीकॉप्टर उड़ाने से पहले क्या इंजन की जांच नहीं होती क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा तरुण जी, एविएशन सेक्टर जो है वर्ल्ड का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और जितनी बारीकी से इसकी जांच होती है और जितनी बारीकी से इसके ऊपर लोग वर्क करते हैं, हमारे एनालिटिकल इंजीनियर्स, तो उनकी दाद देनी पड़ेगी। हम किसी भी सेफ्टी मेजर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो पैसेंजर सेफ्टी हो, चाहे हमारी रडार सेफ्टी हो या अदर सेफ्टीज़ हो। तो इंजन को भली-भाँति इसकी एक लॉग बुक होती है, हर इंजन, हर मशीनरी, हर एयरक्राफ्ट की, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका मेंटेनेंस होना ही होना है और उस मेंटेनेंस पीरियड में उसका मेंटेनेंस करते हैं हमारे एनालिटिकल इंजीनियर। उसमें कोई भी कमी पेशी कुछ होती है, उसको पूरा किया जाता है। उसका ग्राउंड लेवल पे टेस्ट होता है, फ्लाइंग टेस्ट होता है हमारा। जब उसका अप्रूवल हमारे सीनियर एनालिटिकल इंजीनियर्स से मिलता है, तभी वो मशीनरी को हम टेक ऑफ यूज़ के लिए, फ्लाइंग के लिए यूज़ करते हैं। और अगर देखा जाए हादसे की बात, आप जैसे कह रहे कि इंजन फेल नहीं होना, तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी एक पर्टिकुलर आवर्स की फ्लाइंग टाइम होता है, वो उस ड्यूरेशन अच्छे से फ्लाइंग भी करते हैं। और हादसा तो मैं आपको बताऊं, हादसा तो कभी भी कैसे भी किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स हैं, मेटल से बने पार्ट हैं और इनके अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की आपको कमी आ सकती है। कभी बर्ड हिट हो जाता है, कभी वेदर भी डिपेंड करता है आपका, कभी आपका मान लीजिए हीट प्रोसेस भी है इसके अंदर कि इंजन ओवर हीट हो जाता है, कई बार हाइड्रोलिक्स भी फेल हो जाते हैं हमारे, कई बार अच्छी टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद भी। मशीनरी के ऊपर आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि ये मशीनरी 100% जो है ट्रस्टेबल है, लेकिन उसका पता नहीं है जब आप एयर में लेके उसको टेक ऑफ करते हैं और तो वो कब खराब हो जाए, कितना उस पर प्रेशर पड़ जाए, इसके लिए हम पर्टिकुलर कोई भी नहीं कह सकता है। लेकिन
फिर भी हमारे इंजीनियर्स उसके ऊपर बड़े अच्छे से काम करते हैं और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई अनदेखी नहीं बरती जाती है। तो इंजन फेलियर के लिए आप पर्टिकुलर कह नहीं सकते क्या रीज़न होता है, क्या नहीं होता है। तो डिपेंड करता है आपकी मशीनरी कितने टाइम पुरानी है, ये भी डिपेंड करता है। मान लीजिए जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, ये 2007 का मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट है, सॉरी हेलीकॉप्टर है। 2007 में ये हेलीकॉप्टर बना था। अगर उससे 2007 से अगर आप इसको काउंट करो तो ऑलमोस्ट उसको 15 साल हो गए। तो इसका देखना होता है इसकी डेंसिटी कितनी बची है इंजन की, इसकी कैपेसिटी क्या है, कितनी बार इंजन और उड़ चुका है, कौन सा स्पेयर पार्ट कितने टाइम में इसका चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, किस इफेक्ट से इंजन फेल हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें जो एक टेक्निकल रीजन है उसमें जाने पे एक बड़ा लंबा है, उस पर हम अगर अभी ना जाएं तो ही बेहतर रहेगा। ये मेरा मानना है। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की, क्योंकि कई ऐसे टूरिस्ट पैलेस हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर जो है काफी पुराने पुराने हैं। तो हेलीकॉप्टर को चेक कैसे करें, क्योंकि 2007 का आपने जिक्र किया कि 2007 के हेलीकॉप्टर हैं। तो हेलीकॉप्टर की जो वैलिडिटी या फिर कहें एक तरीके से आप समझ जाएं कि कब तक, कितने सालों तक वो सही है उड़ाने में, क्योंकि कई ऐसे टूरिस्ट स्थल हैं, क्या उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये हादसे आ रहे हैं सामने। देखिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, अभी हमारे देश के अंदर बहुत सारे चेंजिंग्स आए हैं। जब से हमारी नई गवर्नमेंट आई है उसमें बहुत सारे चेंजिंग्स आए हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन हो, काफ़ी नॉर्म्स के अंदर उन्होंने चेंज किया है और लोगों की सेफ्टी के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अभी नितिन गडकरी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर कि 10 साल से ज़्यादा की गाड़ी नहीं चलेगी और 15 साल से पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं चलेगी ज़्यादा। मैं उनके इस फैसले का स्वागत करता हूँ और ये देश के लोगों के लिए, देश की जनता के लिए और इकोनॉमी के लिए और देश की क्लाइमेट कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है। सेम इसी तर्ज पे अगर हमें देखा जाए तो हेलीकॉप्टर भी एक मशीनरी है। जैसे रोड पे चलती हुई एक गाड़ी है, ऐसी हवा में चलता हुआ एक ट्रांसपोर्ट एक व्हीकल है हेलीकॉप्टर आपका। तो उसकी भी एक ड्यूरेशन टाइम लिमिटेशंस होनी चाहिए। मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर 15 साल पुराना हो गया तो मुझे नहीं लगता उसको फ्लीट में रखने का अधिकार है। एविएशन के अंदर कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसके अंदर अभी भी उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है और उसको सीरियस ही लेना चाहिए, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कोई भी मिस्टेक है तो उसकी रिकवरी नहीं है। मान लीजिए आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, टकरा जाती है तो रोड से उतर जाएगी, रोड पे रुक जाएगी या कुछ होगा। लेकिन एयर के अंदर अगर कोई भी हादसा होता है तो वहां पर आप कहीं भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो डिजास्टर के अंदर ही कन्वर्ट होती है। तो मेरा ये मानना है कि हेलीकॉप्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईयर है उसका डेट है, तो मैक्सिमम 10 साल से ऊपर के हेलीकॉप्टर सिविल सर्विस के अंदर नहीं देने चाहिए। चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो आपका मिनिस्टर्स के प्रोटोकॉल के लिए हो या सीएम प्रोटोकॉल्स के लिए हो। तो उनका मैक्सिमम मेरा ये मानना है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर्स को इसमें ऐड करना चाहिए और जो हेलीकॉप्टर 10 साल से पुराने हों उनको अलाउड नहीं करना चाहिए पब्लिक के लिए, क्योंकि मशीनरी जितनी पुरानी होगी उसकी उसके ऊपर उतना कम भरोसा हम कर सकते हैं। ये वाला जो हेलीकॉप्टर अभी हुआ है ये भी 2007 का मेक है। तो मान लीजिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। हमारे किसी भी प्रांत के कोई भी मुख्यमंत्री के लिए कोई अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई हेलीकॉप्टर चूज किया जाता है तो उसके नॉर्म्स बहुत अलग होते हैं। उसके अंदर एक तो ट्विन इंजन होना चाहिए, वो कम से कम 8 कैपेसिटी का होना चाहिए और 7 साल से पुराना हेलीकॉप्टर नहीं होना चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन जो है। जो ये रजिस्ट्रेशन इस हेलीकॉप्टर का है ये 2007 का रजिस्ट्रेशन है जिसको VTRPN के नाम से आप कह सकते हैं। N2666B इसका जो है मेक है। तो 2007 का है, 15 साल पुराना एयरक्राफ्ट था ये आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड इसको चला रही है। बेल 407 हेलीकॉप्टर है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए था। अगर ऐसे और कोई भी हेलीकॉप्टर्स हैं तो उसकी पूरी इंजीनियरिंग जो है टेक्नोलॉजी टेक्निकल उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए और उसमें कोई कमी पेशी है या अगर नहीं है वो तो उसको फ्लीट से इमीडिएट हटा देना चाहिए, मेरा ये मानना है। और ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? देखिए ब्लैक बॉक्स जो है एक काइंड ऑफ एक रिकॉर्डिंग सिस्टम इन योर एयरक्राफ्ट और फ्लाइंग मशीनरी। तो उसके अंदर आपकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं कि आप किस हाइट पे उड़ रहे थे, तो जिस टाइम आपके साथ हादसा हुआ उस टाइम। सवाल इसलिए पूछा कि कहते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है ब्लैक बॉक्स। जी, ब्लैक बॉक्स जो है एक तरीके से कहा जाए तो किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का जो है आप कह सकते हैं उसका एक तरीके से हार्ट है।
क्योंकि वो जितनी भी उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर सारी रिकॉर्ड होती हैं कि किस वजह से आपका ये हादसा हुआ है या किस सिचुएशन में थे जब ये मशीनरी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो ब्लैक बॉक्स एक जो है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसका एयरक्राफ्ट का। जी। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप भी एक पायलट हैं, जी। प्रेशर कितना रहता है आप लोगों पर? क्या जो आपकी ड्यूटी होती है उससे एक्स्ट्रा भी आप लोगों को ड्यूटी कराई जाती है? क्या वर्क प्रेशर रहता है? क्योंकि विमान हादसे या हेलीकॉप्टर क्रैश कि पायलट का मानसिक संतुलन, जैसे वर्क ज्यादा है तो कहते हैं बिगड़ जाता है। क्या वर्क हार्ड एक बड़ी वजह है इस तरह के हादसों की, या होता जी, है जी, वर्क? मैं आपको इस पे बड़ा अच्छे से मेरा पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, जिसमें मैंने बड़े अच्छे से इसके ऊपर अपने स्टेटमेंट दी थी। मैं दोबारा इस पे ध्यान दिलाना चाहूँगा। अभी एविएशन सेक्टर इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है, इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है कि वो कंप्लीटली कमर्शियलाइज़ हो गया है, हर सेक्टर के अंदर। आप किसी भी एयरलाइन को ले लीजिए, तो वो प्रेशर आप कहो, चाहे वो पायलट के ऊपर हो या क्रू के ऊपर हो या ग्राउंड स्टाफ के ऊपर हो या एटीसी के ऊपर हो या अदर जो स्टाफ है उसके ऊपर हो, सबके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस फील्ड में, क्योंकि अभी कंपटीशन का टाइम चल रहा है। सब एयरलाइन को अपने आप को इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना है। सबका बहुत बड़ा पैसा इस इंडस्ट्री में लगा हुआ है, और ये इंडस्ट्री कोई छोटी-मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। जो हमारा इंडियन एविएशन है, वर्ल्ड का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है एविएशन के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। और हमारे पास जितने पायलट्स हैं, हमारे पास जितनी एयरलाइंस हमें पे फ्लाई कर रहे हैं, वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत सारे पायलट्स हैं इसके अंदर। अभी हमारे पास बहुत सारे पायलटों की और भी ज़रूरत है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक ऐसा ईज़ी नॉर्म बनाया जाए, जिसके अंदर जो पायलट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना बने, जो एयर होस्टेस हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर ना बने, जो हमारे एटीसी कंट्रोलर हैं, एटीसी के अंदर काम करते हैं, उनके ऊपर हम लोगों से ज़्यादा प्रेशर होता है। वो 24 घंटे उनको स्पाई करनी पड़ती है, कौन सा एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन में, कितने हाइट पे, कहाँ पर है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आपको याद हो एक हादसा आज से कम भी मुझे लगता है 1996 में दादरी हरियाणा के अंदर जो पड़ती है, वहाँ पर हुआ था, जो ऑन रूट 2 प्लेन थे, आपस में टकराए थे, और उसके अंदर मेरे ख्याल से सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। तो वो भी एटीसी की फेल्यूर थी कहीं पर, जिस वजह से बाद में रिपोर्ट आई थी कि, और जो एयरक्राफ्ट जो गल्फ का था, उसका कुछ इंस्ट्रूमेंट फेल्यूर की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई थी कि एटीसी उसको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाया था, और लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से भी हुआ था वो। तो वो भी एक काइंड ऑफ प्रेशर था उस टाइम पे। तब हमारी एविएशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन आज उससे कम से कम भी 200 टाइम डबल हो चुकी है हमारी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। तो इसके अंदर स्वाभाविक है, पायलटों के ऊपर प्रेशर है, एयर होस्टेस के भी ऊपर प्रेशर है, और आपके एटीसी के ऊपर भी प्रेशर है। तो मेरा मानना है कि इस प्रेशर को थोड़ा कम किया जाए। आप कमर्शियल हो, पैसे कमाओ, बिजनेस करें आप, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय या कोई पायलट या कोई क्रू जब प्रेशर में काम करता है, तो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। और मेरा यही मानना है, इसको कम करने के लिए थोड़ा सा टाइम जोन को देखना चाहिए, और जो हमारी स्लीपिंग क्लॉक है, जो रेस्ट क्लॉक है, उसको मेजर ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से ड्यूटी अपॉइंटमेंट्स और ड्यूटी फ्लाइंग आवर्स को अपॉइंट करना चाहिए। मेरा ये मानना है, जो हादसा होने का कारण है यहाँ पर, तो ये हादसा भी एक फैक्टर हो सकता है कि अनरेस्ट की वजह से हुआ हो। मेरा ये मानना है, क्योंकि वहाँ पर अभी आपको पता है दिवाली पे लास्ट दर्शन होने वाले हैं भोले बाबा जी के, उसके बाद कपाट बंद हो जाएंगे, और पूरे इंडिया से लोग वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इसमें बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं। हो सकता है उसका भी एक फैक्टर इसके अंदर हो सकता है, मेरा मानना है, ऐसा मेरा सजेशन। तो मेरा सजेशन ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर प्रेशर को थोड़ा सा इनको एक तरीके से मैनेज करना चाहिए कि हम लोगों पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट। जी, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, और आपने समय निकाला पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।